देखिए, आरा में आए हैं हमारी पार्टी के द्वारा हमारे नए जिला अध्यक्ष बने हैं महेश्वर ओझा जी। और इनको मैं उर्फ मुन्ना बाबा जी, इनको मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं। और इनकी आग्रह था इनका, इन्होंने कहा था कि आप आरा आइए और हम लोग को बताइए पार्टी के बारे में, क्योंकि ये भी नए हैं। तो हम आज आए हैं जान करके, और यहाँ पर आ करके बहुत ही उत्सुकता हुई, बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये पार्टी आरा में भी हम लोग उस संगठन के तौर पर अभी उतना काम नहीं कर पाए थे। हम आप समझते हैं कि संगठन के रूप में हम पार्टी भी यहाँ विस्तार लेगा और हम गांव तक भी जाएंगे, जो पार्टी की परिकल्पना है। तो आज आने का मकसद सिर्फ इतना था कि अपने साथियों से, नए साथियों से मिलें, और जो जुड़े हैं खास करके युवा साथी हमने देखा है कि बहुत ही उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, और हर समाज के, हर तबके के लोग हमको जुड़े हैं। यही हम है, क्योंकि इसी का नारा हम लोग देते हैं, गरीबों को एक साथ लेकर चलना है। तो इसी उत्साह को और बढ़ाने के लिए, पार्टी का संगठन का विस्तार करने के लिए, पार्टी के विचारधारा बताने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर आकर के खुशी हुई। हम समझते हैं कि पार्टी का भविष्य हाँ यहाँ भी है, आरा में भी है। आरा एक क्रांति की धरती रही है, यहाँ पर बहुत वीर पुरुष जन्म लिए हैं, यहाँ से इतिहास लिखा गया है। एक तो मैं समझता हूँ कि हम पार्टी भी यहाँ से एक नई इतिहास लिखेगी, नई गाथा लिखेगी, जो पटना तक जाएगी और केंद्र सरकार तक जाएगी। आपकी पार्टी का प्रभाव मगध क्षेत्र में काफ़ी है। शाहबाद की खासकर भोजपुर में 7 सीटें हैं। क्या 25 के चुनाव में हमसे भी कोई चेहरा इस बार यहाँ देख पाएंगे? देखिए, इस पर डिपेंड करता है, अभी समय है, हमारी कैसी तैयारी है, हमारे कार्यकर्ता कितने सक्षम हैं। अगर हमारे कार्यकर्ता उस लायक है, सक्षम है, हमारी उसी तरह की तैयारी है, तो निश्चित तौर पर हमारा मांग रहेगा। अभी हम कह सकते हैं कि अभी हम लोग इधर चुनाव नहीं लड़े हैं, और हमारी तैयारी उतनी माकूल नहीं है जो हम लोग की तैयारी उस तरफ है। हम पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा और सब जगह हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, और हमारे संगठन बहुत मौजूद है। लेकिन हम इस पॉजिटिव अप्रोच से आपको कहते हैं कि हम लोग ने शुरू किया है, और इस शाहबाद इलाके में भी हम इतने मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला विधानसभा में हमारा कोई न कोई प्रतिनिधि यहाँ से लड़ेगा और विधानसभा में जाएगा। गवर्नमेंट ने कल एक फैसला लिया है कि जो भी शुरू के फैसला है, खास करके तेजस्वी यादव के जिम्मे जो मिनिस्ट्रीज थी, उनका रिव्यू करना है। सर, आप इसको सर किस नज़रिए से देख पाते हैं? आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि सरकार आती है तो पूर्ववर्ती मंत्रियों के फैसलों का रिव्यू करती है, फिर उसको पता करती है। तो देखिए, हम समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गलत तरीके से आप नहीं सोचें। उसको सरकार का जो चिट्ठी है उसमें ये दिखाया गया है कि कुछ रिव्यू करने से कोई अच्छी बात है, कुछ ऐसी बातें रह गई होगी जो नहीं हो पाई, उसको सुधार करें। और अगर गलतियां कहीं पर है, तो अगर गलतियां होगी तो निश्चित तौर पर जो गलती करेंगे उनको दंडित किया ही जाएगा। असेंबली में खुलेआम लेकिन बहुत सारी गलतियां हुई, हम अब देखिए, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ जानकारी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, इस बात के बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसको पॉजिटिव नोट में भी ले सकते हैं। देखिए, समीक्षा तो सब लोग करते हैं। हम लोग भी जब नए मंत्री बनते हैं और तो अपने विभागों की समीक्षा करते हैं। एक पार्ट है, एक सिस्टम का वो पार्ट है कि समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा में अच्छी बातें भी आती है, कुछ खराब बातें भी आती हैं, कुछ गलतियाँ भी पकड़ी जाती है। अगर ऐसी कोई बातें होंगी तो निश्चित तौर पर उनको, जो भी दोषी होंगे, उनको दंडित किया जा सकता है। लेकिन हमको लगता है कि ये एक पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है। अलग बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस पर मैं नहीं बोल सकता हूँ, नहीं मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बातें हैं। सर, आपको जो मंत्रालय मिला था, आप उससे खुश दिखे थे। आपके पिताजी का एक कमेंट गया में आया था कि हमेशा मांझी का बेटा वही मंत्रालय मिलेगा। क्या लगता है, आप अपने कुछ मंत्रालय से खुश है? देखिए, कोई भी व्यक्ति मंत्री परिषद का शपथ लेता है मंत्री के रूप में। मैं कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया हूँ, और ये माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारा संविधान में माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकार है कि हम उनके प्लेजर पर हैं। मंत्री परिषद एक समूह होता है, और कौन विभाग और कौन सा कार्य उनके जिम्मे मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और कोई भी चीज़ अगर आप कहेंगे कि हम अगर ये विभाग से खुश नहीं है वो विभाग लेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। हर विभाग में कोई न कोई मंत्री होना है, और हर जगह काम होता है। काम का मतलब होता है जनता के कैसे वहाँ पर आप हित, जिसके प्रति अकाउंटेबल हैं, जो आपको चुनाव देकर के, आशीर्वाद में वोट देकर के आपको वहाँ पर बैठाइए, उनकी सेवा करने के लिए आप हैं। और हर विभाग का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो हम अगर मंत्री
के रूप में अपने विभाग से पूरी तरह संतुष्ट हैं और हम जितनी मेरी क्षमता है मैं उस विभाग में दूंगा लोगों के भलाई के लिए। और जो आईटी विभाग है एक संभावनाओं का विभाग है, विजनरी विभाग है, फ्यूचरिस्टिक विभाग है। और यहाँ पर आने वाला समय में जो हम देख रहे हैं कि आईटी का क्षेत्र में हमारे युवा हैं, सब है, पूरा देश दुनिया में इसका प्रचलन है। हम भी यहाँ पर इन्वेस्ट करवाने जा रहे हैं, इन्वेस्टर को बुलाने जा रहे हैं। एक आईटी हब कैसे बने, कैसे रोजगार का सृजन हो, इस पर काम करेंगे। तो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्लेजर की बात है, एक प्रिविलेज की बात है कि इस तरह का विभाग मिला। तो कोई विभाग कम नहीं होता, हर विभाग का अपना से देखें तो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हर किसी विभाग में वैकेंसी जाती है। आपने नया विभाग किया है, आपने बताया कि बहुत सारे स्कोप है, क्या आपके विभाग में भी वैकेंसी आने वाली है? निश्चित तौर पर आपको मैं बता दूं कि हमारे पास अभी भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से 17,000 लोगों को हमने रोज़गार दे रखा है जो विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। और भी समय आने वाला समय में इस तरह की वैकेंसीज आएगी। तो बिहार सरकार का ही तो प्रतिबद्धता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दें, नौकरियों का सृजन करें। इसमें कोई विभाग अछूता नहीं है, मेरा आईटी विभाग भी इसमें है और हर विभाग में रहता है। ये अलग बात है किसी विभाग में कम ज़्यादा, लेकिन हम समझते हैं अगर रोज़गार की अब बात करते हैं तो हम समझते हैं कि आईटी किसी से कम नहीं है। आईटी में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है बिहार में जो बैरन क्षेत्र है। अभी इसमें बहुत सारे काम बाकी है, बहुत सारा इन्वेस्टर, हमारी सरकार की नई आईटी पॉलिसी आने वाली है जिसमें हम इन्वेस्टर के साथ बैठ के एमयू करेंगे, उनके हिसाब से बनाएंगे। 100 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो हम समझते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़ी नामी गिरामी कंपनियां आएंगी। और एक कंपनी के पास अगर एक कंपनी आती है तो 500-700 लोगों का रोजगार देती है। तो बिहार में संभावना इस क्षेत्र में भी है और हम आशा करेंगे कि आने वाला जो नया बिहार बनेगा आईटी से होकर जाएगा। संतोष जी, आखिरी सवाल एक है कि कयास लगाई जा रही है कि पुनः फिर सरकार नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और महागठबंधन की ओर जाएंगे। तो ऐसे में हम का क्या स्टेट? देखिए, सब बातें बेकार की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। अब कोई चूक जाता है तो कुछ न कुछ तो बातें करेगा ना। राजनीति में ये सब बातें होती रहती है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। सर, पिताजी को दूसरे मंत्री पद की कसक है, संतोष मांझी इसको कैसे देखते हैं? पेंशन हो तो क्या कैबिनेट मिनिस्टर में दूसरा हमका चेहरा भी? देखिए, मेरे पिताजी को कोई कसक नहीं है, आप लोग उनको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने एक विभाग में काम किया है और अच्छा काम किया है, हम दूसरे विभाग में भी कर सकते हैं। ये रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये उनका कहना है, ये नहीं है कि कोई कसक है। और अब मैं मंत्री हूँ ना, माननीय हमारे जो संरक्षक महोदय आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी हैं, उनको एक पिता के नाते उनकी एक भावना थी। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी डिसीजन है उनका मैं सम्मान करता हूं। और मैं बोल रहा हूं ना, ये विभाग भी एक नया विभाग है, हम अगर कुछ भी करेंगे तो मेरे नाम से जाना जाएगा। तो ये अपार संभावनाओं का विभाग है। सर, बिहार में एनडीए के अलायंस पार्टनर है, 24 के चुनाव में सिटिंग फार्मूला भी बहुत अहम होता है। हम किन क्षेत्रों में अपने लोकसभा के प्रत्याशियों को लेकर इंटरेस्ट दिखाते हैं? देखिए, वो सब हम लोग बैठ के तय कर चुके हैं, कर लेंगे। उसमें कोई मीडिया का कोई रोल नहीं है। हम समझते हैं इन बातों को बोल के विवाद के सिवा कुछ नहीं है। धन्यवाद।